नमस्कार, मैं हूं अमृता। शारदा क्लब टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। पहले ये है हमारा भारत और ऐसे हमने अपने भारत को बना लिया, ठीक है। अब इस भारत में यहां से ये है तिब्बत और तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जो ऐसे प्रवाहित होती है और यहाँ पर यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग जांगपो और यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और फिर यहाँ असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और यही नदी जब बांग्लादेश में आती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है और जमुना में इसकी यहाँ से गंगा नदी आके मिल जाती है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और दोनों मिल के और इधर से एक बराक नदी आती है वो भी मिल जाती है। तो तीनों को मिला करके यहाँ पर मेघना नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से जाना जाता है। तो ये तो रही जमुना नदी, यारलुंग सांगपो, यहाँ दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और यहाँ जमुना और लास्ट में सभी नदियां पद्मा और ये जो मेघना है मिल गई तो इसे मेघना के नाम से जाना गया और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण की। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर है तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से और ऐसे ये नदी प्रवाहित होती है कुछ ऐसे, ठीक है, हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नदी इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ। क्या नाम है इसका? नामचा बरुआ। और इसके पहाड़ी को काट करके यहाँ पर एक गहरे गर्ज का निर्माण करती है, गड्ढा। पानी जब तीव्र वेग से गिरता है तो गड्ढा बन जाता है जिसे हम दिहांग गार्ज कहते हैं। क्या नाम है इसका? दिहांग गार्ज। तो ये है दिहांग गार्ज। इसके बाद में यहाँ पर एक दर्रा है जिससे होकर यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। क्या नाम है? यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। इसके बाद यह यहाँ पर जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है पासी घाट के पास। कहा? पासी घाट में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पासी घाट से जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पड़ता है सदिया। क्या नाम है? सदिया। और सदिया के पास इधर से एक नदी आती है निकल के, इसको मिटा देते हैं। तो इधर से सदिया के पास एक नदी आती है अरुणाचल प्रदेश से ही निकल के, यहाँ से। यहाँ पर पहाड़ियां है, मिसमी की पहाड़ियां। ये है मिसमी की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है यहाँ पर और ऐसे सदिया में मिल जाती है जिसका नाम है दिबांग नदी जो कि इसके बाएं तरफ से सहायक नदी है।
ये नदी का दायां हो गया और ये नदी का बायां हो गया। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी, सहायक नदी बाएं तरफ से मिल रही है और कौन सी सहायक नदी दाएं तरफ से मिल रही है। तो हम बताते जाते हैं, ये दिबांग नदी है, ये दिबांग नदी। इसके बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। ये भी यहीं से निकल के आती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जेलांग ग्लेशियर, जेलांग ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर, जेलांग ग्लेशियर से निकलती है लोहित नदी। और लोहित पर यहाँ पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है BH यानी भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल को इसकी लंबाई है 9.15 मीटर पुल और यह सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल। इसे 2017 में बनवाया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो लोहित नदी है, लोहित नदी के बाद में एक और यहाँ पर नदी आती है, यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? डिब्रू सैखोवा, सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ये आप नोट करते जाइएगा क्योंकि फिर इसे मिटाना है। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यहाँ पर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और यहां से एक नदी आई डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बाद में। ये कौन सी नदी है? ये है धनसिरी, ये है बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग नदी। और यहाँ बूढ़ी दिहांग के बाद में अब इधर से एक नदी निकल के आती है, इधर से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सुबनसिरी। ये कौन सी नदी है? ये है सुबनसिरी, इसका नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी, राइट। ये कौन सी नदी है? ये नदी है सुबनसिरी। ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये वाला है। इसे अब मिटा देंगे। तो पहले डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का लोकेशन आप याद रखिए और इसके बाद में बूढ़ी दिहांग, फिर सुबनसिरी नदी आती है और सुबनसिरी बूढ़ी दिहांग के बीच में ही है माजुली। ये है माजुली द्वीप। क्या नाम है इसका? माजुली, माजुली द्वीप। और जो माजुली है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप है। अब ये नदी गुम्फित रूप में प्रवाह होती है ऐसे ऐसे, और यहीं पर चारों तरफ से ये क्या करती है कि मिट्टी को काट करके द्वीप का निर्माण कर देती है। तो गुम्फित प्रवाह के लिए जानी जाती है ये नदी जो और यहाँ पर अक्ष संघीय मोड़ भी बनाती है। इसे अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं, मोड़ के लिए जानी जाती है और गुम्फित प्रवाह के लिए जानी जाती है। तो वहीं इस ब्रह्मपुत्र नदी की एक खासियत यह है कि ये रिफ्ट घाटी में बहती है। हम जानते हैं कि जो रैंप घाटी और रिफ्ट घाटी क्या होता है। तो रिफ्ट घाटी का मतलब हुआ कि जो नदी ऐसे पर्वत के बीच से बह रही है, जैसे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ये रिफ्ट घाटी में बहती है और ये रैंप घाटी में, सॉरी रिफ्ट कह दिए क्या, तो ये रैंप घाटी में बहती है। किस घाटी में? रैंप घाटी में बहती है। याद रखना है, ये रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी यानी इसके किनारे ऊंचे हैं, इसके किनारे ऊंचे हैं, तो ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। किस घाटी में? रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, ये याद रखना है। तो ये रैंप घाटी में बहने वाली नदी है। यहाँ पर है माजुली द्वीप। इससे आगे ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क DN लिख देते हैं और इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सी नदी थी? सुबनसिरी। यहां से एक नदी आई, इसका नाम है धनसिरी। क्या नाम है? धनसिरी। और धनसिरी नदी के धनसिरी, इधर धनसिरी के बाद में ये कामेंग नदी है। कौन सी नदी है ये? कामेंग नदी। ये कामेंग नदी है, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये है कामेंग
कामेंग नदी है। कामेंग नदी पर पक्के टाइगर रिजर्व और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व ये है कामेंग नदी, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व ये है पक्के टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों कामेंग नदी पर हैं। कामेंग नदी यह है कपिली नदी, कपिली नदी, कपिली नदी। इसके बाद में फिर ये मानस नदी है और मानस नदी पर भी ये मानस नदी है। मानस नदी पर मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है मानस, मानस, इसे यहां लिख देते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर है? मानस नदी पर। इसके बाद में यहाँ दो नदी निकल के आती है, एक संकोश, संकोश और एक मानस, दोनों ये कहां से निकल के आती है? तो ये दोनों भूटान की नदी है। कहाँ की नदी है? भूटान की, भूटान की नदी है मानस और संकोश। और संकोश नदी पर संकोश परियोजना भी बनाया गया है। यहाँ पर परियोजना, संकोश परियोजना भी है, इसलिए भी जाना जाता है। और यह धुबरी में आके मिलता है, इससे धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है। तो धुबरी में हम जानते हैं कि यहाँ ये है सदिया और सदिया से लेकर धुबरी तक, ये सदिया से लेकर धुबरी तक ये क्या बोला जाता है? इसे, इसको बोला जाता है NW2 यानी नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक NW1 है। और ये सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक NW2 यानी नेशनल वाटरवे 2। कहां से कहां तक है? ये सदिया से लेकर धुबरी तक नेशनल वाटरवे 2, याद रहेगा। अब हम कपिली धारा के को पढ़ रहे थे, इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर से कौन सी नदी आई? मानस नदी और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। फिर ये संकोश नदी जिस पर संकोश परियोजना है और ये धुबरी में मिली आकर के। इसके बाद में संकोश नदी के बाद में यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी हमारा जो ये सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम, तो सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, यहां से निकलती है, ये है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और ये पक्के टाइगर रिजर्व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा किस नदी पर है? कामेंग नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कामेंग नदी। यहाँ पर ये तीस्ता नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये देख लीजिए, ये जो NWA NW2 है इसे याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवे 2 ये सदिया से धुबरी तक है। अब ये सिक्किम जो है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, क्या नाम है इसका? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, यहां बनाते हैं, ये सिक्किम है, ये जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से निकलती है यहाँ पर जेमू ग्लेशियर और यहीं पर है सबसे ऊंची जो झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, चोलामू झील, चोलामू झील। और चोलामू झील और यह है जेमू ग्लेशियर जहां से ये तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है। और यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों को दो भागों में बांट देती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी को दो भागों में बांट देती है। और यहाँ पर जलपाईगुड़ी होते हुए, जलपाईगुड़ी होते हुए यह ऐसे प्रवेश करती है और आकर के ये कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में।
और ब्रह्मपुत्र नदी में फिर एक नदी आती है इधर से पद्मा, पद्मा जो गंगा की सहायक नदी है पद्मा, और इधर से निकल के एक और नदी आती है, इधर से निकल के एक, ये धनसिरी जो है इसे आप याद रखेंगे कि नागालैंड की नदी है, नागालैंड से निकल के आती है, नागालैंड से निकल के आती है। और यहाँ पर जो धनसिरी है ये नागालैंड से निकलती है, और ये मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है इसका? बराक नदी, बराक नदी। तो मणिपुर से निकलती है बराक नदी, और मणिपुर से निकल करके और यह ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश में ही ये सभी नदियां मिल रही हैं। और ये भी बराक नदी आगे बढ़ती है तो ये सुरमा घाटी है, और यहाँ पर सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर सुरमा नदी, बराक नदी आगे बढ़ती है सुरमा नदी, और यहाँ पर मेघना के नाम से जानी जाती है। और ये पूरा धारा ही बाद में ये मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली, और यहाँ पर इसे किस नाम से जाना गया? यहाँ पर जब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है तब इसे यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो नाम से जाना जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और ये दिहांग गार्ज का निर्माण करती है नामचा बरुआ के पहाड़ी को काटकर, और आगे बढ़ती है तो यांग याप दर्रा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और पासी घाट में यह मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। पासी घाट से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ सदिया पड़ता है, और सदिया के पास मिसमी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दिबांग नदी, और वो सदिया में आकर के मिलती है इसे। वही यहाँ ये कौन सा साइड है? ये बाया साइड है, तो बाएं साइड से दिबांग नदी। फिर यहाँ पर ये मिसमी की पहाड़ियों से दिबांग नदी निकलती है, वही जेलांग ग्लेशियर से लोहित नदी निकलती है या खूनी नदी जिसे बोला जाता है, और यहाँ पर सदिया के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है जिसे आप याद रखेंगे 9.15 मीटर, इसकी लंबाई 2017 में बनके तैयार हुआ था, और ये सबसे लंबा पुल है। इसके बाद में बूढ़ी दिहांग आती है जो कि ये दाएं तरफ से, और बूढ़ी दिहांग नदी यहाँ पर मिल जाती है। वहीं हम देखेंगे कि बूढ़ी दिहांग नदी जब यहाँ पर मिलती है तो उसके बाद में ये माजुली द्वीप पड़ता है, और ये माजुली द्वीप से पहले यहाँ पर एक हम देखेंगे कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है। तो ये माजुली है और ये है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ये क्या है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, जो लोहित नदी और बूढ़ी दिहांग के बीच में ये पड़ता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ये डिब्रू सैखोवा द्वीप है, उसके बाद में बूढ़ी दिहांग, तब माजुली, और इसके बाद में नागालैंड से धनसिरी नदी निकलती है। इससे पहले यहाँ से एक सुबनसिरी नदी निकलती है, और सुबनसिरी नदी इसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी इधर से और धनसिरी नदी इधर से सहायक नदी है। तो ये है धनसिरी नदी जो नागालैंड से निकलती है। वहीं कामेंग नदी यहाँ से निकलती है, और कामेंग नदी जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और यहाँ पर जो ये पक्के टाइगर रिजर्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। फिर मानस नदी आती है और मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। वहीं धनसिरी के बाद में हम देखते हैं कामेंग नदी इधर से और कपिली धारा इधर से जाके मिल जाती है। तो ये कपिली धारा है, कपिली धारा। फिर ये कौन सी नदी है? मानस। और मानस के बाद में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर संकोश नदी, ये मानस और संकोश ये भूटान की नदी है, भूटान से आती है। मानस पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, संकोश पर संकोश परियोजना है, और यहाँ पर भूटान और भारत की संयुक्त परियोजना है संकोश परियोजना। और हम देखते हैं कि ये नदी यहाँ पर मिल जाती है। फिर संकोश नदी जहाँ मिलती है उसे धुबरी नाम से जाना जाता है, और सदिया से धुबरी तक ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में प्रवाहित होती है मैदानी भाग में, और गुम्फित रूप में प्रवाहित होती है, इसीलिए कई द्वीपों का निर्माण करती है, और ये रैंप घाटी में बहती है, यानी इसके किनारे उठे हुए हैं। और सदिया से धुबरी तक NW2 यानी नेशनल वाटरवे 2 है, जबकि हम जानते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 जो है
वो कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से लेकर के और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक NW1 और NW2 सदिया से धुबरी तक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जब ये नदी आती है, ये कौन सी नदी है, सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से एक नदी निकली, ये सिक्किम से जो नदी निकली यह है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जब निकलती है तो यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों को काटते हुए और जलपाईगुड़ी होते हुए यहाँ पर ये बांग्लादेश में इस नदी से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम में है जो जेमू ग्लेशियर, वहां से सिक्किम के जेमू ग्लेशियर और चोलामू झील यहीं पर है, जो कि सबसे ऊंचा झील है। और चोलामू झील और जेमा ग्लेशियर से ये नदी निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए तीस्ता नदी आती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है। अब यहाँ पर पद्मा एक नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है फरक्का बैराज के पास, एक को पद्मा और एक को हुगली नाम से जाना जाता है। तो हुगली की सहायक नदी है बराक नदी, और ये पद्मा जो है वो ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। कभी ये 1887 से पहले, 1887 के बाद में ऐसा हुआ, 1887 से पहले ये पद्मा जो नदी है इसमें तीस्ता नदी मिला करती थी, लेकिन अब तीस्ता नदी जमुना की सहायक नदी है। अब यहाँ पर पद्मा और इसे बांग्लादेश में जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। इधर से मणिपुर से एक नदी आती है बराक नदी और सुरमा घाटी में प्रवाहित होती है, जिसे सुरमा नदी के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। और फिर सुरमा घाटी के बाद में इसे मेघना नाम से जाना जाता है, और ये पूरी संयुक्त धारा को मेघना नाम से ही जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, कि किस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये मिसमी की पहाड़िया से कौन सी नदी निकलती है, दिबांग नदी। और यहाँ पर जेलांग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, लोहित नदी। और ये दोनों नदी सहायक नदी है। ये बूढ़ी दिबांग नदी आती है और यहाँ पर मिल जाती है। नागालैंड से एक नदी निकलती है धनसिरी, इसकी सहायक नदी है। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये मणिपुर से कौन, बराक नदी निकलती है, जो बाद में मेघना नाम से जानी जाती है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही करके ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और सभी नदी तंत्र के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम जितने भी नदी तंत्र है उस पर बांध है और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो हम देखेंगे कि जो जितना हम याद रख सकते हैं उतना हम जरूर पढ़ेंगे, और पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।